हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था ट्रायंगल एंड टाइप्स ऑफ सेंटर्स, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखे, उनके एरिया देखे, किस तरह से हम कैलकुलेट करने हैं, जो हमें आगे भी डिस्कस करना होगा। जब हम मेंसुरेशन पार्ट पे आ जाएंगे तो वहाँ हम ट्रायंगल के रिलेटेड और भी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन हमने जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटर्स, जिसमें हमने पहले ही लेक्चर में जो पार्ट फर्स्ट मैंने आप अपलोड किया था उसमें आपने देखा होगा कि हमने इन सेंटर पढ़ा था। तो मैंने बताया था आपको कि इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं, वो बाइसेक्टर्स जो एंगल को डिवाइड करते हैं इक्वली, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं इन सेंटर। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे ये तीनों वर्टिसेस के, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इनके वर्टिसेस दिए होंगे x1 y1, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे C के भी हैं x2 y2, ठीक है, और इसके हैं x3 y3, ठीक है। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और आपके पास साइड्स दिए गए हैं। ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास C है। तो आप इन चीज़ों को लेके, आप इन जो आपके पास गिवन चीज़ें हैं इनको लेके आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि इन सेंटर कहाँ पे होगा एक ट्रायंगल का, ठीक है। उसके लिए एक सिंपल सी फॉर्मूला है, आप याद रखें, हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो वो है हमारे पास ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, यानी कि x कोऑर्डिनेट्स तीनों लेने हैं हमने, a b और c जो हमारे पास वर्टिसेस है ट्रायंगल के, और उनको उनके रेस्पेक्टिव साइड से मल्टीप्लाई करना है। a b एंड c आपके पास गिवन होंगे, डिवाइड बाय करना है हमने सम से, तीनों साइड्स के सम से। इसी तरह हम y कोऑर्डिनेट के लिए ay1 प्लस by1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, ठीक है। इस तरह से आप दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। जब आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इन सेंटर के, तो आप कह सकते हैं ये पॉइंट वो है जहां पे इस ट्रायंगल का इन सेंटर है, ठीक है। तो इन सेंटर, और एक चीज़ मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि मैं जब ट्रायंगल्स पढ़ा रहा था आपको, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, उसमें मैंने जो है राइट ट्रायंगल, इस पे एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, तो राइट ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था, शायद लिखने में गलती हो गई है। तो राइट ट्रायंगल में हमारे पास 90 डिग्री है, आप सब लोगों को पता है, हो सकता है मुझसे लिखने में गलती हो गई है। लेकिन राइट ट्रायंगल जो हमारे पास होती है उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, बाकी जो होंगे, बाकी दो का सम 90 होगा। मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल में हमारे पास एंगल सम फॉर्मूला जो है 180 डिग्री होता है, टोटल एंगल्स का सम। अगर एक 90 होगा तो बाकी जो रहेंगे दो एंगल्स, उनका सम भी 90 होगा। लेकिन एक 90 डिग्री यहाँ पे एंगल होता है, राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री का एक एंगल होता है। तो इसमें अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो उस फॉर्मूला से आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अभी इन सेंटर आपको क्लियर हुआ। इन सेंटर में हम क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको लेके हम एक इन सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और तो और हम इसका इन सेंटर भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास वर्टिसेस दिए होंगे, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, और आपके पास साइड्स दिए होंगे ट्रायंगल के। तो इस फॉर्मूला से आप बिल्कुल आसान तरीके से इन सेंटर निकाल सकते हैं। इस पर हम आगे जो एमसीक्यूज लेके आ जाएंगे वहां से आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आता है दूसरा टाइप ऑफ सेंटर, वो है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो हमारे पास ट्रायंगल होता है उसमें जो परपेंडिकुलर्स हम साइड्स पे ड्रॉ करते हैं, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। याद रहे कि यही चीज़ें आपने याद रखनी, हो सकता है इसमें एमसीक्यू पूछा जाएगा, बिल्कुल आसान सा एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, लेकिन इस ट्रायंगल पे हर एक साइड पे एक परपेंडिकुलर, याद रखें परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री वो इस साइड के साथ बनाता है। बाकी कुछ चीज़ आपने याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि ऑर्थो सेंटर हर एक साइड पे, जो अपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर होता है उस पर, ठीक है। तो ये जो, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस साइड पे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस साइड पे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस साइड पे, जहाँ पे ये तीनों परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं उससे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। याद रहे आपको कि इन सेंटर में मैंने आपको बताया था वहाँ पे परपेंडिकुलर्स नहीं बल्कि वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते थे, ऑर्थो सेंटर में परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं। याद रखिए, खाली परपेंडिकुलर की मैं बात कर रहा हूँ, इन चीज़ों को आपने याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, क्वेश्चन जब एग्जामिनर पूछता है तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऑर्थो सेंटर अब आपको समझ आया। यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास ABC ट्रायंगल है, यहाँ पे हमारे पास हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस साइड पे, ठीक है। ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, वो है हमने B एक परपेंडिकुलर डाल दिया AC पे, और OD हमने एक AD हमने एक परपेंडिकुलर डाला BC पे। इसी तरह हमने CF एक परपेंडिकुलर डाला AB पे। तो इन तीनों परपेंडिकुलर्स का जब मीटिंग पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसी को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जिस तरह से हमने इन सेंटर के प्रॉपर्टीज़ पढ़े, इसी तरह हमारे पास ऑर्थो सेंटर की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। याद रहे जहाँ जहाँ पे मैं हैश टैग यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अच्छा, फॉर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अब आप कह नहीं सकते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें सभी एंगल्स जो हैं वो लेस देन 90 होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है, जो हमने अभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ऊपर पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उस लेक्चर को देखें जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड टाइप्स ऑफ सेंटर्स में। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है या एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है। तो एक्यूट ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल ही लाई करता है, याद रहे ये पॉइंट। अच्छा, फॉर ऑबिट्यूज एंगल ट्रायंगल, जो हमारे पास ऑबिट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं जिसका जो है एक साइड 90 से अबोव हो सकता है, उससे हम क्या कहते हैं, ओबिट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो उसका जो सेंटर है ऑर्थो सेंटर वो लाई करता है आउटसाइड द ट्रायंगल। याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जामिनर पूछ सकता है इसमें से क्वेश्चन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? दो चीजें आपने याद रखी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो है ऑर्थो सेंटर वो इनसाइड द ट्रायंगल रहता है और जो ओबिट्यूज एंगल ट्रायंगल है वो आउटसाइड रहता है। तो यहाँ ऑबिट्यूज ओ से आता है और आउटसाइड ओ से आता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ऑबिट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर तीनों में ओ आता है, ठीक है, आउटसाइड द ट्रायंगल रहता है। बस याद रहे ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपको खुद ब खुद याद रहेगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर अब आपके पास ट्रायंगल राइट एंगल्ड होगी, यानी कि इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है, जो मैं अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो है वो वर्टेक्स, किस वर्टेक्स पे लाई करता है? ऑन द वर्टेक्स ऑफ राइट ट्रायंगल। वो राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स पे लाई करता है। वर्टेक्स में आपको समझा दूं, अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। वर्टेक्स होता है जहां पे ये दो जो साइड्स है मीट करते हैं, ये जो कोन होता है ना, इनको हम वर्टेक्सिस कहते हैं, ठीक है, वर्टिसीज कहते हैं। तो एक को हम वर्टेक्स कहते हैं, तो प्लूरल इसका वर्टिसीज है। तो ये हैं इस ट्रायंगल के वर्टिसीज। तो यहां पे कहा जाता है थर्ड प्रॉपर्टी में, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो आपका ऑर्थो सेंटर किसी भी जो है यहाँ पे हमारे पास जो तीन वर्टिसेस है किसी भी वर्टिसेस पे लाई कर सकता है। या ये ऑर्थो सेंटर हो सकता है, या ये ऑर्थो सेंटर हो सकता है, या ये ऑर्थो सेंटर हो सकता है। तो आपने याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे वर्टेक्स पे किस पे कहाँ पे लाई करता है? वर्टेक्स पे राइट ट्रायंगल, ठीक है, किसी भी कोन पे लाई करता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पे लाई करता है? इनसाइड द ट्रायंगल। ओबिट्यूज एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड, ओबिट्यूज आउटसाइड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी कोने पे हो सकता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे याद रखनी है। हमारे पास एंगल ए ओ बी जो है ये 180 डिग्री माइनस एंगल सी होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो आपको जो है ये फिर इस थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, हालांकि वो पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए आपने याद रखना है बिल्कुल आसान तरीके से। हमारे पास जो एंगल ए ओ बी है, याद रखें एंगल ए ओ बी जो है हमारे पास, देखिए यहाँ पे एंगल ए ओ बी कौन सा है? ये हमारे पास एंगल ए ओ और बी, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल जो हमारे पास है ये किसके बराबर होता है? ये होता है 180 डिग्री माइनस एंगल सी। ये जो इसका एंगल होता है ना, ऊपर वाला एंगल। तो अगर आपसे पूछा जाए एंगल ए ओ बी जो है, ये वाला एंगल आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो एंगल ए ओ बी होता है किसके बराबर? 180 डिग्री माइनस एंगल सी, ठीक है, एंगल सी। समझ आए आपको मेरी बात? इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है एंगल बी ओ सी, ठीक है, अब आपसे ये एंगल पूछा जाता है तो आप देखें इसके ऊपर वाला कौन सा एंगल है, वो है एंगल ए। तो आप सिंपली लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी किसके बराबर है? 180 डिग्री माइनस एंगल ए। समझ आई आपको मेरी बात? तो एंगल बी ओ सी किसके बराबर है? 180 डिग्री। ये है ये एंगल अगर आपने ढूंढना होगा तो होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है। इसी तरह अगर आपने ढूंढना होगा, ठीक है, ये एंगल ए ओ सी, ये एंगल आपने ढूंढना होगा, ठीक है। तो ये एंगल किसके बराबर होगा? ये होगा एंगल ए ओ सी होगा बराबर किसके? 180 डिग्री। इसका ऊपर वाला एंगल कौन सा है? इसका बड़ा वाला एंगल ये है। तो हम 180 डिग्री माइनस एंगल बी, ये तीनों एंगल्स आप इस तरह से निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्यों कहा ये? क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको फिगर दी गई हो, वहाँ पे आपको एक एंगल दिया गया होगा, तो ये एंगल दिया गया होगा, आपसे कब पूछा जाएगा ये एंगल किसके बराबर होता है, तो इस तरह से आप ये एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप याद रखें, कोई भी एंगल इनमें से तीनों एंगलों में से निकालना पड़ेगा तो बिल्कुल आसान सी फार्मूला है 180 डिग्री माइनस जो उसका ऊपर वाला एंगल होता है। समझ आई आपको ये बात? बिल्कुल आसान है। एक और प्रॉपर्टी जो आपने याद रखना होगा वो है
AO इंटू OD इज इक्वल टू BD इंटू DC। याद रखें, देखिए देखिए यहाँ पे ये जो होता है ना AO इंटू OD, ठीक है, ये दो हिस्सों में तकसीम करता है ये जो हमारे पास ऑर्थो सेंटर है इसको। तो यहाँ पे AO जो है अगर हम इसका मल्टीपल करेंगे OD के साथ तो ये यानी कि दूसरे पार्ट के साथ, तो ये होता है BD इंटू DC के बराबर, BD इंटू DC। समझे आपको मेरी बात? तो ये है AO, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे OD के साथ ये आपके पास कितना किसके बराबर बनता है, BD इंटू DC के बराबर, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरे साइड में जाएंगे तो ये देखें, ये हमारे पास BO है, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे OE के साथ, BO इंटू OE, तो ये किसके बराबर है, खुद ही बता दीजिए आप। आपको समझ आया? अगर आपको समझ आया तो आप मेरी हाँ में हाँ मिलाइए, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि सर हमें कोई चीज़ जो है समझ नहीं आ रही है, ताकि मैं इंप्रूव करूँ उस चीज़ में, ठीक है। मैं देखूँ किस तरह से मैं और किसी आसान तरीके से पढ़ाऊँ। बिल्कुल आसान है, अभी तक आपको समझ आया? ठीक है, आप जवाब दीजिए, अपने मुंह से जवाब दीजिए आप, अगर आपको समझ आया तो ये है बिल्कुल आसान। BO जो हमारे पास टोटल ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया ऑर्थो सेंटर ने, तो BO इंटू OE दो हिस्सों में तकसीम हुआ, किसके बराबर होगा, जिस साइड पे ये लैंड करता है, किस साइड पे ये परपेंडिकुलर लैंड करता है, AC पे, तो किसके बराबर हुआ, AE इंटू EC, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर इस साइड में देखें तो देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर ये है CF, तो CO इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है यहाँ पे इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट के द्वारा, ऑर्थो सेंटर के द्वारा, तो CO इंटू OF किसके बराबर होगा, जिस पे लैंड करता है, किस पे लैंड करता है, AB पे, तो AF इंटू BF, AF इंटू BF, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, ये दो प्रॉपर्टीज़ आप याद रखें, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताए यहाँ पे बिल्कुल आसान से, अगर आपको ये एंगल देखना होगा या ये एंगल देखना होगा या ये एंगल देखना होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल, ये होगा 180, ये होगा 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल, ये एंगल अगर आपने देखना होगा ये होगा 180 डिग्री माइनस ये एंगल। एक ये प्रॉपर्टी। दूसरी मैंने ये बताई, अगर आपके पास एक परपेंडिकुलर होता है ऑर्थो सेंटर में, तो उस परपेंडिकुलर के जो दो हिस्से होते हैं वो दो हिस्सों का मल्टीप्लाई BO इंटू OE किसके बराबर होता है, जिस साइड पे वो लैंड करता है, AF इंटू FC। इस पे आपको कुछ चीज़ें दी गई होंगी, तो आपने कुछ चीज़ें जो हैं निकालने होंगे और उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लीज़ इनको याद रखें, बिल्कुल आसान करके रखी है मैंने आपके लिए। ये था ऑर्थो सेंटर। इसके बाद आता है सर्कम सेंटर। दो चीज़ें पढ़ी हमने, सबसे पहले इन सेंटर जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, जो एंगल बाइसेक्टर्स का मीट होता है। उसके बाद हमने ऑर्थो सेंटर पढ़ा जहाँ पे परपेंडिकुलर्स का मीट होता है, जो साइड पे परपेंडिकुलर्स पढ़ते हैं उनका जो मीटिंग पॉइंट है, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसके बाद आता है सर्कम सेंटर, ठीक है। पहले दो चीज़ें अपने जहन में रखें। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपने ईयरफोन प्लग इन नहीं किया है तो प्लीज़ ईयरफोन लीजिए, ताकि आप जो है आसपास की जो शोर शराबे से डिस्टर्ब ना हो जाए, पूरा फोकस आपका लेक्चर पे रहे। इसके बाद आता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट। पहले हमने पढ़ा एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद हमने पढ़ा परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सर आप बार बार हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो एक तो ऑर्थो सेंटर की तरह साइड पे 90 डिग्री तो बनाता ही बनाता है, दूसरा ये है ये इस साइड को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम भी करता है। इसीलिए बाइसेक्टर वो होता है जो इक्वल हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसीलिए ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ना ही इसके साथ 90 डिग्री बनाता है, बल्कि इसको दो इक्वल हिस्सों में तकसीम भी करता है। ऐसे मीटिंग पॉइंट को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी में भी लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट वायर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल इंटरसेक्ट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होता है? एक तो 90 डिग्री इस साइड के साथ बनाता ही बनाता है ऑर्थो सेंटर की तरह, लेकिन एक और चीज़ है, ये यहाँ पे बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि जिस ट्रायंगल पे ये लैंड करता है ये परपेंडिकुलर, उस साइड को जिस साइड पे लैंड करता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस साइड पे एक तो 90 डिग्री बनाता है, दूसरा उसको इक्वल दो हिस्सों में तकसीम करता है। ऐसे मीटिंग पॉइंट को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए आप देख लीजिए इसके प्रॉपर्टीज क्या है। देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। हमारे पास जो ट्रायंगल होता है, अभी तक पहले हमने पढ़ा था इन सेंटर, तो वहाँ पे हमारे पास इन सर्कल बनता था इस तरह से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते थे तो इन सर्कल बनता था। इन सर्कल का जो ये जो साइड्स होते थे ये टेंजेंट बनाते थे इस सर्कल पे, यानी कि
जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है उसके साथ टच करता था ये साइड, इसलिए हम उसको टेंजेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो ट्रायंगल होता है, अगर हम इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स डाल देते हैं, ठीक है, ये हमने इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स डाल दिए, तो इसके बाद ये जो हमारे पास ट्रायंगल बनता है, इस सॉरी सर्कल बनता है, इसको हम कहते हैं सर्कम सर्कल। क्या कहते हैं इसको? सर्कम सर्कल। अच्छा, अब जो ये सेंटर होता है, ये सेंटर को हम कहते हैं सर्कम सेंटर। याद रखें, इसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं। इन सर्कल के जगह, इन सर्कल में हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते थे? इसको हम कहते थे इन सेंटर। यहां पे हम इसको कहते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे ट्रायंगल के बाहर से आता है, ठीक है, ट्रायंगल के वर्टिसेस को टच करता है, वहां ट्रायंगल के साइड्स को टच करता है, क्योंकि इनर साइड में रहता था, इसलिए इसको इन सेंटर कहते, इन सर्कल कहते थे। ये बाहर वाली साइड में होता है, इसलिए इसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं। अच्छा, ये जो सेंटर होता है, ये सेंटर बाहर भी हो सकता है कभी, ये कभी यहाँ ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है। ये दोनों चीजें याद रखें। ये जो इन सेंटर रहता है, सर्कम सेंटर रहता है, सॉरी इन सर्कम सेंटर रहता है, ये बाहर भी रह सकता है और अंदर भी रह सकता है ट्रायंगल के। लेकिन इन सेंटर जो हमने पहले पढ़ा था, वो हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल ही रहता है। याद रखें, आगे मैं इसको कंपैरिजन करूंगा ना, तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। इन सेंटर जो हमने पहले पढ़ा था, वो हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल रहता है, लेकिन ये जो सर्कम सेंटर है, ये आउटसाइड द ट्रायंगल भी रह सकता है। इनसाइड भी रह सकता है और आउटसाइड भी रह सकता है। और इसमें जो सर्कल बनता है, वो वर्टिसेस को टच करता है, इसलिए इसको सर्कम सेंटर कहते हैं। आसान। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी, ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सर्कम सेंटर। ये जो वर्टिसेस ट्रायंगल के होते हैं ना, ये इक्विडिस्टेंट होते हैं सर्कम सेंटर से। ये जो हमारा पास सेंटर बनता है ना, ठीक है, ये जो हमारे पास सेंटर बनता है, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है। ये जो सेंटर होता है, ये यहाँ हर एक वर्टिसेस से इक्वली डिस्टेंट होता है, ठीक है, इस वर्टिसेस से भी इतना दूर होता है, इस वर्टिसेस से भी, और इस वर्टिसेस से भी उतना दूर होता है, ठीक है। ये एक और प्रॉपर्टी बनती है किसमें? सर्कम सेंटर में, क्योंकि जो वर्टिसेस होते हैं वो इक्विडिस्टेंट होते हैं, कहां से? सर्कम सेंटर से। तीसरा, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी तो सर्कम सेंटर जो होगा वो होगा इनसाइड द ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहां पे होगा? इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। इसी तरह अगर ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल होगा, वो वहां पे सर्कम सेंटर कहां होगा? सर्कम सेंटर होगा आउटसाइड द ट्रायंगल। याद रखें, जिस तरह से मैंने ऊपर भी पढ़ाया आपको ऑर्थो सेंटर में। इसी तरह अगर अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो वहां सर्कम सेंटर कहां पे लाई करता है? एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज साइड सबसे लंबी साइड होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो लंबा साइड होता है ना, यानी कि 90 के अपोजिट, 90 डिग्री बनाता है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। उसका जो मिड पॉइंट होता है ना, जहां पे ये इक्वली बाइसेक्ट होता है, तो वहां पे होता है सर्कम सेंटर इस सर्कम सर्कल का। याद रहा? तो सर्कम सर्कल के लिए आपने याद रखना होगा, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कम सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल लाई करेगा, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल होगा तो आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करेगा, ठीक है। इसी तरह से था क्या, कहां पे? जहां पे मैंने आपको बताया ऑर्थो सेंटर में। अगर अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो वहां हाइपोटेन्यूज साइड के मिड पॉइंट पे होगा सर्कम सेंटर। ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सर हमने इन सेंटर भी पढ़ा, हमने सर्कम सेंटर भी पढ़ा, हमने इन रेडियस भी पढ़ा, हमने सर्कम रेडियस भी पढ़ा। देखिए, हमारे पास ये अगर ट्रायंगल होगी, इसके अंदर अगर सर्कल बनता है, तो इसको हम इन सर्कल कहते हैं, ठीक है, और इसका जो रेडियस होगा उसे हम इन रेडियस कहते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से ट्रायंगल होगी और इसके बाहर से सर्कल बनता है, ठीक है, तो इसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं, ठीक। तो ये सर्कम सर्कल किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की वजह से बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये इन सर्कल किसकी वजह से बनता है? ये एंगल बाइसेक्टर्स की वजह से बनता है। दो चीज़ें, अगर आपने इसमें रेडियस देखना होगा, इन रेडियस इसे हम कहते हैं, इन सर्कल का जो रेडियस होता है उसको हम इन रेडियस कहते हैं, तो वो होता है साइड डिवाइडेड बाई 2√3। लेकिन किस में? इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। याद रखें, ये इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है ये साइड डिवाइड बाई 2√3। किसके बराबर होता है? साइड डिवाइडेड बाई 2√3। अगर सर्कम सेंटर होगा, ठीक है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल की सूरत में, तो वहां पे हमारे पास सर्कम सेंटर होता है साइड डिवाइड बाय खाली √3। यहाँ पे 2√3 इन रेडियस में, लेकिन अगर आपने सर्कम सेंटर या सर्कम रेडियस देखना होगा, मैंने यहाँ पे सर्कम सेंटर लिखा हुआ है तो सर्कम रेडियस है। यहाँ पे सर्कम रेडियस अगर आपने ढूंढना होगा तो सर्कम रेडियस है किसके बराबर, साइड डिवाइड बाय √3। अपने नोट्स में इसको क्लियर कर दीजिए, यह है सर्कम रेडियस, ठीक है। तो सर्कम रेडियस आपके पास होता है साइड डिवाइड बाय √3। आसान सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको दिया गया होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड, कोई भी साइड दिया होगा तो सभी बराबर होंगे, तो वहां आपने डिवाइडेड बाय 2√3 करना होगा, आपके पास इन रेडियस आ जाएगा। अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और आपको सर्कम रेडियस बताया पूछा जाएगा तो आप साइड को डिवाइड बाय √3 कर लीजिए, आपको सर्कम रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है। चलिए अब मैं हम इस पे थोड़ा सा एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए पहली एग्जांपल, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन अंडर ए सर्कल इज 2√3 सेंटीमीटर। आपसे कहा जाता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके जो अंदर है एक सर्कल ड्रा किया जा रहा है, ठीक है। उसका जो एरिया है वो कितना है, 2√3। फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल इन टर्म्स ऑफ पाई। आपने एरिया ऑफ सर्कल बताना है इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है। देखिए यहां पे कहता है कि यहां पे क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, अंडर ए सर्कल, ठीक है। सर्कल के अंडर जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको खुद ब खुद समझ आना चाहिए कि ये सर्कम सर्कल है। अभी मैं आपको समझा रहा था। तो यहां पे आपसे कहा जाता है कि सर्कल के अंडर ए सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन अंडर ए सर्कल, तो सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, इसका मतलब है ये सर्कम सर्कल है, ठीक है। तो सर्कम सर्कल का इस ट्रायंगल का आपके पास एरिया दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ पाई। अब आपने इस सर्कल का एरिया बताना है, ठीक है। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल, बिल्कुल हर एक को पता होगा, 8th से ही हम पढ़ते हैं, πr² होता है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है, वो है रेडियस की। तो हमने सर्कम रेडियस ढूंढना है। आपको मैंने सर्कम रेडियस की फॉर्मूला अभी बता दी, वो है a डिवाइड बाई √3, यानी कि साइड कितना होगा, डिवाइड बाई √3। लेकिन हमें तो साइड पता ही नहीं, हमें खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया गया है, तो हम साइड देखेंगे पहले। तो हमें पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया किसके बराबर होता है, √3/4 a², जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, √3/4 a² होता है एरिया। ये हमारे पास गिवन है किसके बराबर, 2√3। ये वही से हमारे पास गिवन है। तो हम ये करेंगे, एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 4 a², किसके बराबर है, ये वहां से ही दिया गया 2√3, ठीक है। समझ आया। चले ये √3 गया, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये 4 यहां आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4 2 8, तो a² किसके बराबर हुआ, 8। अगर आप इसमें इस तरह से सॉल्व करेंगे a², तो ये यहाँ पे आ जाएगा √8 का स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर इस साइड से आ जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 × 2, ठीक है। आपके आसाइश के लिए मैं बता रहा हूँ, वरना आपको आता होगा ये। तो 4 हमारे पास कितना हुआ, 2², तो इसका रूट कट जाएगा, तो लेकिन 2 का रूट रहेगा, तो ये आपके पास 2√2 बन जाएगा। वही हमारे पास a का कितना आया, 2√2। अब आपके पास साइड आ गया 2√2, ठीक है। साइड आ गया, अब आपके पास ईजी है सर्कम सेंटर देखना, सर्कम रेडियस देखना, ठीक है। तो सर्कम रेडियस किसके बराबर है, यहाँ पे रेडियस लिखे आप, सर्कम रेडियस देखना, या सर्कम सेंटर भी देखेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो सर्कम रेडियस जो है वो है a/√3। अभी मैं आपको फॉर्मूला में बता रहा था। तो a हमने निकाला 2√2 डिवाइडेड बाई √3। ये आपके पास कितना बना, क्या बना, सर्कम रेडियस। रेडियस आपके पास मिल गया, अब आसान है एरिया आप सर्कल निकालना। तो सर्कम सर्कल का हम एरिया निकालेंगे, वो है πr²। तो पाई को मल्टीप्लाई करेंगे r², तो r है हमारे पास ये 2√2 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, ये रूट यहाँ पे कट जाएगा, तो 4 2 कितना हुआ, 8 हुआ। इसका भी रूट कट जाएगा, तो ये हमारे पास 8/3 हुआ। तो 8/3 इंटू पाई हमारे पास एरिया ऑफ सर्कम सर्कल जो है वो निकलता है। समझ आया आपको। आपने सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। हमें पता है एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है 3/4 a²। इसको इस एरिया के बराबर करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से आपको a निकलेगा, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। उस साइड को हमने डिवाइडेड बाई √3 करना है। यहाँ पे आपको सर्कम रेडियस मिल सकता है,
जब आपको सर्कम रेडियस मिल गया तो बिल्कुल सिंपली आप पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करके एरिया ऑफ सर्कम सर्कल निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान है। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं दोबारा दोहराऊंगा दूसरे लेक्चर में, लेकिन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल प्लस माइनस वाला मैथमेटिक्स है, तो ये आप कर सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है जिसको आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देंगे। फिर मैं आपको कल बताऊंगा कि किस किस बच्चे ने जो है करेक्ट आंसर दिया था। द इनर रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर। इनर रेडियस जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ पाई। आपने एरिया ऑफ सर्कल बताना है इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, तो यहाँ पे आपने बताना है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, ठीक है। आपके पास इनर रेडियस दिया गया है, ये आपके पास दिया गया है, आपने सिंपली जो है इसका एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। लेकिन आपको ये समझ आया होगा कि ऊपर हम सर्कम सर्कल की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम इन सर्कल की बात कर रहे हैं। आपके पास रेडियस डायरेक्टली दिया गया है, आपने जो है इसका निकालना है एरिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद है हमारे पास सेंट्रॉइड, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और उसके बाद सर्कम सेंटर, बिल्कुल आसान सी चीज़ें थी। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड होता है वो पॉइंट जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमने इस पे एक मीडियन डाल दिया। मीडियन वो होता है जो स्टार्ट एक वर्टेक्स से होता है, लेकिन अगली वाली साइड को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है, ठीक है। हमारे पास जो सर्कम सेंटर होता है वो एक तो परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्ट भी करता है इक्वली, यानी कि 2 हिस्सों में तकसीम भी करता है। लेकिन सेंट्रॉइड में एक खासियत होती है, ये वर्टिसेस से स्टार्ट होता है, लेकिन ये खाली यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होता है, बल्कि इसको खाली 2 हिस्सों में तकसीम करता है। सामने वाली साइड को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। अगर हम यहाँ से डालेंगे मीडियन तो ये इस वाली साइड को 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करेगा। अगर यहाँ से डालेंगे तो ये इस वाली साइड को इक्वली 2 हिस्सों में तकसीम करेगा। तो वही मैंने लिखा है द पॉइंट एट विच द 3 मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, और वो पॉइंट जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड, या कभी कभी इसको हम ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं। याद दहानी के लिए आपको बता दूं, यहाँ इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टीज क्या है इस सेंट्रॉइड के या ग्रेविटी सेंटर के। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपने पढ़ा होगा कि हम जो फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे होंगे, हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो जगह जहाँ पे कोई चीज़ बैलेंस होती है। अगर आप जो है कोई चीज़ उठाते हैं, उसको आप एक उंगली पे बैलेंस करते हैं, या कोई जो है किसी स्टिक पे किसी चीज़ को बैलेंस करता है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। वहाँ पे सारा मास जो है वो एक्यूमुलेट होता है उस ऑब्जेक्ट का, इसलिए उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। उसी को हम सेंट्रॉइड भी कहते हैं। तो ये सेंटर होता है एक ऑब्जेक्ट का, सेंट्रॉइड पॉइंट, ठीक है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा, इट इज सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। अभी मैं आपको कह रहा था ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है। इट शुड ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। ये हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड ही लाई करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हमने इस ट्रायंगल को बैलेंस करना है, तो इसका जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट है वो ये इनसाइड द ट्रायंगल ही होगा, ये बाहर ट्रायंगल के बाहर तो नहीं होगा। तो ये हमेशा कहाँ लाई करता है इनसाइड द ट्रायंगल। मैंने आपको बताया ऑर्थो सेंटर में वो आउटसाइड लाई कर सकता है, सर्कम सेंटर आउटसाइड लाई कर सकता है, लेकिन सेंट्रॉइड जो है ये आउटसाइड लाई नहीं करता है, हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल ही होता है। ये चीज़ें डिफरेंसेस जो है ना, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अक्सर एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि जो है बच्चा कन्फ्यूजन में पड़ जाए। तो ये हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल ही लाई करता है। इसके बाद इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस। अभी मैं आपको बता रहा था ये वो पॉइंट है जहाँ पे तीनों मीडियंस मीट करते हैं, जहाँ पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। देखें यहाँ पे, देखें हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल है। अब देख लीजिए, अगर मैं इस वर्टिस से एक मीडियन डाल दूँ इस वाले साइड पे, AC वाले साइड पे, तो ये इसको इक्वली 2 हिस्सों में तकसीम करता है। AF और FC को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से CD एक मीडियन डाल दूँ तो ये इसको 2 हिस्सों में तकसीम करता है, AD और DB के बराबर। इसी तरह अगर मैं यहाँ से एक मीडियन डालूँ तो ये इसको इक्वली 2 हिस्सों में तकसीम करता है, सामने वाले साइड को BE इंटू EC, BE इक्वल टू EC एक्सक्यूज मी। तो ये इक्वली सारे साइड्स को डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि इनको 2 हिस्सों में, इनको इक्वल 2 हिस्सों में और इनको इक्वल 2 हिस्सों में ये मीडियंस डिवाइड करते हैं। जहाँ पे मिलते हैं उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। बिल्कुल आसान है।
अब एक और प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आपने याद रखनी होगी वो ये है, देखें, ये जो मीडियन होता है जहाँ पे ये मिलते हैं उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। ये मीडियन जो होता है खुद साइड को, तो सामने वाले साइड को ये इक्वली दो हिस्सों में तकसीम करता है, लेकिन ये मीडियन जो होता है इसका ये वाला हिस्सा जो होता है ना ये बड़ा होता है और ये हिस्सा जो होता है ये छोटा होता है। तो अगर आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू, बिल्कुल सिंपली आपने इसमें जो है वैल्यूज पुट करने हैं और आंसर निकालना है। अगर आपसे पूछा जाता है ए एम किसके बराबर है, क्या पूछा जाता है, ए एम किसके बराबर है, तो ए एम जो होता है ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2/3 ऑफ ए ई। ये जो सारा हमारे पास ये मीडियन है ना इसका 2/3 होता है ए एम, यानी कि ए एम बड़ा वाला साइड होता है। इसी तरह से अगर आप देखें ये जो मैंने मीडियन डाल दिया यहाँ से सी डी, तो इसका जो बड़ा वाला पार्ट है वो सी एम है, तो सी एम किसके बराबर है, सी एम होगा 2/3 ऑफ पूरे सी डी का, पूरे सी डी का 2/3 हिस्सा होता है सी एम। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे ये वाला मैंने मीडियन डाल दिया, तो इसका जो बड़ा वाला पार्ट है वो कौन सा है, वो बी एम है। ठीक है, यहाँ तक, तो बी एम जो है ये है 2/3, 2/3 किसका, बी एफ का, जो हमारे पास टोटल मीडियन है उसका 2/3 है, ये हमारे पास बी एफ है पूरा। लेकिन अगर हम बी एम इसका देखेंगे ये 2/3 होता है पूरे बी एफ का। सिंपली सी मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखें वर्टेक्स वाला साइड जो होता है, वर्टेक्स वाला साइड, वर्टेक्स वाला साइड हो गए ये वाले कॉर्नर से जब स्टार्ट करते हैं तो इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ये जो कोन्स होते हैं हमारे पास ट्रायंगल के जहाँ पे साइड्स मीट करते हैं उनको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स वाला जो साइड होता है, वर्टेक्स वाला साइड ये होता है 2/3 ऑफ टोटल मीडियन लेंथ। ये जो टोटल मीडियन की लेंथ है ना इसका 2/3 होता है। अपनी इतना याद रखना है बस, बाकी ये अगर याद ना भी रखें वहां पे आपको समझ आ जाएगा, लेकिन ये याद रखना है वर्टेक्स वाला साइड 2/3 होता है टोटल मीडियन लेंथ का। समझ आया, ये आपने याद रखना है ये पॉइंट। इस पर हम एमसीक्यूज भी करेंगे, नेक्स्ट सेशन जो आ जाएगा उसमें हम एमसीक्यूज ही करेंगे इस पे भी, और ग्राफ्स जो हमने पढ़ा था लीनियर जो हमने पढ़ा था 2 वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, उस पर हम ग्राफ्स पे भी एमसीक्यूज लेके आएंगे, इस पे भी एमसीक्यूज लेके आ जाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें आप अभी तक आपको क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगर आपको सेंट्रॉइड ढूंढना होगा, मैंने आपको इन सेंटर के लिए फॉर्मूला बताई थी ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाई a + b + c। इसी तरह मैंने वहाँ पे आपको y कोऑर्डिनेट के लिए एक फॉर्मूला बताई थी ay1 + by2 + cy3 डिवाइडेड बाई a + b + c। लेकिन यहाँ पे अगर आपने सेंट्रॉइड ढूंढना होगा, आपके पास वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, तो आपने सिंपली सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल किस तरह से निकालना होगा, तीनों x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 3 करना है। ठीक है, इसी तरह तीनों y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करना है, उनको डिवाइड बाई 3 करना है। यहाँ से आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सेंट्रॉइड आप निकाल सकते हैं। इसमें हम जो है एमसीक्यूज में करेंगे एग्जांपल्स, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद रखें, बिल्कुल आसान सी फॉर्मूला है। तीनों x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करना है, डिवाइड बाई 3 करना है, तीनों y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करना है, डिवाइड बाई 3 करना है। सिंपल फॉर्मूला, इसमें याद रखना ही नहीं है कुछ, बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से आप सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। और एक चीज़ जो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताई कि वर्टिकस वाला साइड 2/3 होता है 2/3 ऑफ द टोटल मीडियन लेंथ। अगर आपके पास टोटल मीडियन लेंथ दी गई है तो आपसे कहा जाता है कोई वर्टिक्स वाला साइड निकालें, तो आप उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा कंपैरिजन करें ताकि आपको ये सारी चीज़ें आपके जहन में आ जाए। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड हमने पढ़ा। इन सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर होता है इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स। ठीक है, खाली परपेंडिकुलर्स। सर्कम सेंटर होता है इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। सेंट्रॉइड होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, इसी तरह इन सर्कल जो है हैज साइड्स एज टेंजेंट्स, जहाँ जहाँ यहाँ पे हमारे पास जो इन सर्कल बनता है उसके जो साइड्स होते हैं, उसके जो सर्कमफ्रेंस होते हैं उस पर ये जो है ट्रायंगल के साइड्स ये उस पर क्या पढ़ते हैं, टेंजेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन सर्कल में हमारे पास क्या होता है, ये जो वर्टिसेस होते हैं ये टच करते हैं इस सर्कल को। ठीक है, तो इसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया इक्विलेटर ट्रायंगल की केस में अगर आपने इन रेडियस देखना होगा तो वो होता है साइड डिवाइड बाई 2√3। अगर सर्कम रेडियस देखना होगा वो होता है साइड डिवाइड बाई √3। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बताई कि जो मीडियन का पार्ट होता है वर्टेक्स वाला साइड कितना होता है, 2/3 ऑफ द टोटल मीडियन लेंथ। मीडियन लेंथ जो होती है ना, तो उसका 2/3 होता है आपके पास क्या,
जो वर्टेक्स वाला साइड होता है, ठीक है। कोई भी साइड जो होगा, ये वाला जो बड़ा वाला साइड होता है या ये वाला जो बड़ा वाला साइड होता है, ये वाला जो बड़ा वाला साइड होता है, वो होता है 2/3 ऑफ द टोटल मीडियन लेंथ। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस वाले लेक्चर में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लीज़ इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कंप्यूटर का आ जाएगा, ये आपको टाइम भी मिल जाएगा ताकि इसको आप अच्छी तरह से देखें। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर आ जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो आ जाएगा हमारा क्वांट पे, वो एमसीक्यूज़ का ही होगा, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन्हीं चीज़ों को लेके, ताकि आपका ये पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा ये आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए यहीं पे आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारे पीडीएफ्स की भी ज़रूरत है, हम जो पीडीएफ्स हैं हर लेक्चर के अपलोड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक देता हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम और भी जो है मटीरियल वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए आप लोगों से यही इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।